जो बाइक के शॉकर जो होता है, आगे वाला हम देखते हैं कितना ऊंचा से कूदा दीजिए, चाहे प्लेन पर चलाइए, पत्ते नहीं चलता है, चोट लगता है। और वही साइकिल पर किसी को बैठा के चला दीजिए तो फिर कहेगा कि ना ना हम कभी नहीं बैठेंगे पीछे कहेगा ना हम साइकिलें चलाएंगे। पृथ्वी पे के चारों ओर जो पानी है वो कभी भागता है, पृथ्वी में रहता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण बल है। अगर नहीं रहेगा तो पानी सब छितरा जाएगा धरती से। अब यहाँ पे कोई वस्तु है, पेड़ है, तो पेड़ की जड़ी से कबाड़ के भाग जाएगा, भाग के वो अंतरिक्ष से घूमते रहेगा कि हवा हूँ हवा में बसंती हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ सब यही करता। ये कहता पेड़ हूँ मैं, पेड़ हूँ, जिधर चाहता हूँ उधर घूमता हूँ ना कोई सटाता ना कोई हटाता जहां चाहता हूं वहीं जाता हूं। चलिए, तो आज हम लोग जितने सारे बल होते हैं, जितने सारे आप लोग बल के नाम सुने होंगे, उसके बारे में आज हम लोग बात करना है कि कौन कौन से बल होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, है ना, कितने प्रकार होते हैं। इससे पहले हम लोग फोर्स के बारे में, बल के बारे में बात करेंगे। डेफिनेशन की अगर बात कर लिया जाए तो बल वह भौतिक कारण है, कारक है जिसके कारण किसी वस्तु पर लगने पर उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है ना, उसको कहते हैं हम लोग बल कहते हैं। मान लीजिए कभी हम लोग मट्टी के खिलौना रहेगा, सूखल नहीं, कच्चे रहेगा मिट्टी का, अगर दोनों तरफ से दबाएंगे तो क्या होगा, वो खिलौना जो होगा हो सकता है पचक जाएगा। या फिर प्लास्टिक के गुब्बारा रहता है, गुब्बारा पे ऐसे दबाते हैं तो क्या होता है, गुब्बारा पचक जाता है ना। तो उसके शेप साइज में भी बल परिवर्तन ला सकता है। क्या क्या कर सकता है, उसका अवस्था में परिवर्तन ला सकता है और फिर उसके आकार में, भी परिवर्तन ला सकता है। जैसे अभी गुब्बारा की बात किए, गुब्बारा को दोनों तरफ से दबाते हैं तो क्या होता है, गोल रह पाता है, फिर गुब्बारा चपटा हो जाता है कि नहीं होता है। या फिर खिलौना है, उसको दबाते हैं दोनों तरफ से तो चपटा हो जाता है ना। या फिर लकड़ी को अगर बहुत हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे अगर रखा जाएगा तो भी लकड़ी क्या होगा, तो सिकुड़ जाएगा, पतला हो जाएगा। या फिर रेलवे लाइन पर अगर लाइन पर पैसा सिक्का रख देते हैं, उस पर ट्रेन चढ़ा देते हैं तो जो पैसा ऐसे गोल गोल होता है, पैसा ऐसे हो जाता है। समझ में आया? जब उससे ट्रेन चढ़ जाता है पैसा पर, सिक्का पर, तो उसका ऐसा आकार हो जाता है, मुंह नाक सब बदल जाता है, सब बिगड़ जाता है उसका, है ना। तो बल लगने पर उसके आकार में परिवर्तन हो गया, पहले तक गोल था अब लंबा हो गया ना। इसके बाद अवस्था में परिवर्तन ला सकता है। जैसे अभी बताएं कि हम खड़ा है तो कौन सी अवस्था में है, विराम अवस्था में है। कोई धक्का दे देगा तो बल लगा दिया हमारे ऊपर, तो क्या होगा, अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, गति में हम हो जाएंगे, है ना। तो गति अवस्था में हो जाएंगे। या फिर हमको कोई गति में है और दौड़ रहे हैं, आगे से इसे लगा दिया कोई हाथ, बल लगाया तो हमको गति क्या होगा, रुक जाएगा, धीरे हो सकता है, बढ़ सकता है गति। तो बल के कारण कोई भी चीज है उसके अवस्था में परिवर्तन हो सकता है और तथा आकार में भी परिवर्तन हो सकता है। बल वह चीज है जिसके कारण किसी वस्तु पर लगने पर उसके अवस्था में और आकार में परिवर्तन होता है। हो सकता है आकार, अवस्था में परिवर्तन मतलब गाते गाते घूम रहा है, गाते गाते चल रहा है तो तेज से भी चलने लग सकता है, धक्का दे देंगे तो होगा ना। तो उसके अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, वही बल होता है। अब बल बहुत तरह के होते हैं, उससे मुख्य रूप से बल को दो तरह से किया गया है, वेरीफाई किया गया है। मतलब दो टाइप के होते हैं मुख्य रूप से। एगो तो होते हैं कॉन्टेक्ट होते हैं, एगो होते हैं अनकॉन्टेक्ट। कॉन्टेक्ट माने स्पर्श बल, स्पर्श लगता है, एगो अस्पर्श हो जाएगा, ये एक अस्पर्श हो जाएगा। कॉन्टेक्ट फोर्स मतलब क्या हुआ, जब किसी चीज पर हम लोग कॉन्टेक्ट करते हैं, सटते हैं, स्पर्श करते हैं, तब जो बल होता है उसको कहते हैं हम लोग कॉन्टेक्ट फोर्स कहते हैं, यानी कि स्पर्श बल कहते हैं, उसको कहते हैं स्पर्श बल कहते हैं। जैसे अगर हम लोग को साइकिल चलाना होता है तो पैडल मारते हैं पैर से, तो किसको किसको कांटेक्ट करता है, तो पैडल को और पैर दोनों आपस में क्या होते हैं, संपर्क में आते हैं, तब जाके बल लगता है, तब साइकिल का पहिया आगे घूमता है ना। तो कांटेक्ट मतलब क्या होता है, स्पर्श बल। तो स्पर्श बल के अंदर हम लोग क्या क्या देख लेंगे, पेशीय बल। जो पेशीय बल आप लोग सुने होंगे, पेशीय बल सुने हैं, जो हमारा मांसपेशी जो बल लगाता है वही तो पेशीय बल होगा। हम दीवार पर ऐसे बल लगा रहे थे, क्या है, अपना मांसपेशी, शरीर के मांसपेशी से तो बल लगा रहे हैं ना, उसी को हम लोग बोलते हैं पेशीय बल कहते हैं।
और क्या होता है, कांटेक्ट के बल के अंदर क्या करते हैं, घर्षण बल भी आ सकता है, घर्षण बल आ सकता है ना। जैसे कि जब हम लोग जैसे चलते हैं या फिर कोई गाड़ी चलाते हैं रोड पे, तो चलाते हैं तो क्या होता है, दो सतहों के बीच में कांटेक्ट होता है, एक रोड हो गया और एक गाड़ी के चक्का हो गया, दोनों एक आपस में क्या करते हैं, संपर्क में आते हैं कि नहीं आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं। तो ये भी क्या होगा, घर्षण बल कांटेक्ट फोर्स कहलाएगा, यानी कि संपर्क बल कहलाएगा। कांटेक्ट फोर्स यानी कि संपर्क बल। अनकॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में अगर बात कर लिया जाए तो जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, धरती पेन ऊपर है, पेन ऊपर है और धरती की ओर अपना और खींचने की कोशिश करता है, तो क्या ये सटल है, नहीं ना सटल है, हमारे हाथों में सटल है, ऐसे रहेगा तो ना सटल रहता है ना रहता है। या फिर अगर चुंबक है, दो चुंबक है और दूर दूर रखा हुआ है तो क्या सटा हुआ है, कांटेक्ट में है, स्पर्श कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ये दोनों क्या होगा, ये अनकॉन्टैक्ट के अंदर का आएगा, दूर दूर रहेगा, सटल नहीं रहता एक दूसरे से, तभी एक दूसरे पर बल लगाता है, उसको हम बोलेंगे अनकॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं, है कि नहीं। तो देखिए चुंबक वाला बल जो हो गया अनकॉन्टैक्ट हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया अनकॉन्टैक्ट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। या फिर उत्प्लावन बल के नाम सुने होंगे, उत्प्लावन बल पढ़े हैं, जो पानी में कोई वस्तु अगर रहता है तो जब आधा डूबल रहता है चाहे पूरे डूबल रहता है तो वो पानी नीचे से ऊपर की एक बल लगाता है जिसको उत्प्लावन बल कहते हैं। ये भी क्या कांटेक्ट रहता है, पानी के कांटेक्ट में रहता है, तो कांटेक्ट बल के अंतर्गत आ जाएगा, यानी कांटेक्ट फोर्स के अंतर्गत आएगा, है ना। तो मुख्य रूप से जो बल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, और क्या होते हैं, विद्युत बल के नाम सुने होंगे, विद्युत बल, फिर चुंबकीय बल। तो विद्युत बल और चुंबकीय बल जो हो गया वो अनकॉन्टैक्ट के, देखो दूर दूर रहेगा तो अनकॉन्टैक्ट होगा। तो चलो हम लोग दो तरह से समझ लिए कि बल दो तरह के होते हैं, एक कॉन्टैक्ट होते हैं, वो अनकॉन्टैक्ट होते हैं। जो एक स्पर्श रहते हैं तब बल लगता है, अब एक में होता है कि दूर दूर रहेगा तब भी बल लग सकता है कि नहीं, सटल रहेगा तब भी बल लगेगा और दूर दूर सटल नहीं रहेगा तब भी बल लग सकता है। तो ये हो गया हम लोग मुख्य रूप से बल दो प्रकार के। अब हम लोग बात करते हैं गुरुत्व, अब अलग अलग टाइप के बल के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम बात कर लेते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल ये ग्रेविटेशनल फोर्स इंग्लिश में इसको बोलते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल वैसा बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल उसको कहते, उस बल को कहते हैं जो जितने सारे जो पिंड हैं, जितने सारे जो कण हैं, सभी एक दूसरे की ओर अपनी ओर खींचते हैं, उसी बल को हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। जैसे अगर पिंड की बात किया जाए तो ये क्या हो गया, पेन एगो हो गया, एगो धरती हो गया, तो दो गो पिंड हो गया। पिंड बड़ा भी हो सकता है, छोटा से छोटा भी हो सकता है, सूर्य भी पिंड है, पृथ्वी भी पिंड है, चंद्रमा भी पिंड है, और एक पेन है ये भी पिंड है। तो दुनिया में जितना सारे चीज है सब हम उसको पिंड कह सकते हैं। धूल का एक छोटा सा कण जो है उसको भी हम लोग पिंड कह सकते हैं, है कि नहीं। धूल के जो छोटा सा पिंड होता है, कण होता है, वो भी क्या है, पिंड है। तो गुरुत्वाकर्षण बल कहता है कि दुनिया में जितने सारे जो कण है वो एक दूसरे पर अपनी ओर अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं, अपनी ओर खींचने वाला एक फोर्स लगाते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल। जैसे मान लीजिए छोटा छोटा दूगो, एगो मान लीजिए ये मोबाइल है मेरा और एक मार्कर है, तो ये दोनों पिंड है, ये जो मोबाइल है इसको अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा होगा, और ये जो है ये पेन इस मोबाइल को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन हम लोग इसको अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग अनुभव नहीं कर पाते हैं। अनुभव तभी कर पाते हैं जब बहुत बड़ा द्रव्यमान होता है उसका, अब बहुत बड़ा कोई पिंड होता है, तभी हम लोग अनुभव कर पाते हैं। जैसे पृथ्वी कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है ना, अब हम लोग इसको ऐसे रखते हैं तो अपने ओर खींच ले रहा है ना, लेकिन अगर यहाँ मोबाइल है और इसको ऐसे रखते हैं तो कहीं खींच पा रहा है इसको, नहीं, क्योंकि इसका द्रव्यमान बहुत कम है और इसलिए हम इसका अनुभव नहीं कर पा रहे, उतना ताकत नहीं लगा पा रहा है इस पर ताकि इसको खींच ले। लेकिन बल थोड़ा थोड़ा लगा रहा है, उसको हम लोग अनुभव नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल वही बल होता है जो दुनिया में जितने सारे कण मौजूद है, जितने सारे पिंड मौजूद हैं, वे एक दूसरे पर अपनी ओर खींचने की, अपनी ओर कोशिश सटाने की कोशिश कर रहा है, उसी बल को हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हम बात कर लेते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हमारा ब्रह्मांड जो है
ब्रह्मांड मौजूद है। समझे? ये जो हमारा ब्रह्मांड है ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही मौजूद है। जैसे कि अगर यहाँ पे हम लोग सन की बात कर लिया जाए, सूरज की बात कर लिया जाए, यहाँ पर अगर अर्थ की बात कर लिया जाए, और यहाँ पर अगर मून की बात कर लिया जाए, मून की बात कर लिया जाए, बहुत बड़ा मून हो गया है, मून छोटा वो मून तो नामे नहीं देंगे लोग, अब तो छोटा होगा। मून की बात कर लिया जाए तो मून जो है अर्थ के चारों ओर हमेशा घूम रहा है कि नहीं? और जो अर्थ है ये भी चारों ओर इसका सन के घूम रहा है ना। अब ये तीन चीज का एग्जांपल दिए हैं। ब्रह्मांड में बहुत सारे तारे हैं, बहुत सारे ग्रह हैं, बहुत सारे उपग्रह हैं, बहुत सारे उल्का पिंड हैं, है ना, बहुत सारे, ये सब बहुत सारे मौजूद हैं। तो ये सभी एक दूसरे पर बल लगा करके गुरुत्वाकर्षण बल लगाए हुए हैं, जिसके कारण ये चीज भाग नहीं रहा है कहीं। जैसे पृथ्वी के चारों ओर जो पानी है वो कभी भागता है? पृथ्वी में रहता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण बल है। अगर नहीं रहेगा तो पानी सब छितरा जाएगा धरती से। अब यहाँ पे कोई वस्तु है, पेड़ है, तो पेड़ की जड़ी से कबाड़ के भाग जाएगा, भाग के वो अंतरिक्ष से घूमते रहेगा कि हवा हूँ हवा में बसंती हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ। सब यही करता, ये कहता पेड़ हूं मैं, पेड़ हूं, जिधर चाहता हूं उधर घूमता हूं। ना कोई सटाता ना कोई हटाता, जहां चाहता हूं वहीं जाता हूं। क्यों? जैसे एग्जांपल एक देखते हैं। अगर हम पंखा, जब पंखा पर अगर एगो टेप रख दीजिए, पंखा के ऊपर पंखा के ब्लेड पर टेप रख दीजिए और यहाँ पंखा चालू कीजिए, तो टेप को दूर फेंका जाएगा, घूमेगा तो फेंकाता है कि नहीं? या फिर गर्दा धूरी पंखा के ऊपर लगल है, बहुत सारा पंखा चालू कीजिए तो सब धूरी गर्दा दूर फेंकाएगा, फेंकाता है कि नहीं फेंकाता है? फेंकाता है ना। उसी तरह जब पृथ्वी हमारा गोल गोल ऐसे गोल घूम रही है तो यहाँ पर जो चीज होगा वो तो फेंका जाना चाहिए। कोई चीज घूमता है तो बाहर फेंकाएगा कि नहीं? फेंकाएगा ना जी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से तो पेड़ हो जाता होता कि नहीं? तो चारों ओर आप लोग जानते हो इस 1/3 जो भाग है वही धरती और 2/3 भाग है पानी है, तो पानी सब क्या हो जाता? छितरा जाता, छितराता कि नहीं? छितरा जाता ना। जो चाक जो चलाता है, कुम्हार जो चाक चलाता है, इसे चाक रहता है, देखे हो आप लोग नहीं? शॉर्ट वीडियो में डाले थे अपना चैनल पर, आपको देखे होंगे शायद। तो मटिया को बीच में रखता है। अगर ये मट्टी को यहाँ रख देगा, चाहे बना देवे दिया बना देवे और चुपका बना देवे, नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ मट्टी रखेगा तो मट्टी भाग जाएगा बाहरी। समझ में आया? तो किस बल के कारण बाहरी भाग जाएगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, जिसको बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। इसके बल के कारण ये कहाँ चल जाएगा? बाहर भाग जाएगा। जितने त्रिज्या कम होते जाता है उतना ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम होते रहता है। और मट्टी केंद्र पर रखता है, जो चाक होता है कुम्हार का, वो मट्टी केंद्र पर रखता है, बीचों बीच रहता है, ताकि वहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगा, अपकेंद्रीय बल क्या हो? 0 हो जाए, और वहीं से मट्टी यहाँ से भागता नहीं। मट्टी रख के चाक ऐसे घुमा देगा ना, तो मट्टी वहीं पर नचित रहेगा। होता है कि नहीं होता है? तो हमसे अपकेंद्रीय बल के बारे में बात करेंगे। कहां से कहां चल जाता है? इन्हें से ऊ में चले गए, ऊ में से ई में आ गए। कौन वाला बात कर ले पहले? चलो तब ठीक है, तुम्हारा बात जैसा आप कहिए। तो यहाँ पे देखिए, ये जो अर्थ है, ये मून है, ये सन है, ये एक दूसरे पर बल अपनी ओर खींच करके रखे हुए हैं, जिसके कारण जो मून है यानी चांद जो है वो पृथ्वी से दूर नहीं भाग पा रहा है। ये अर्थ जो है इस सन से दूर नहीं भाग पा रहा है। नहीं तो अगर सन को गर्मी लगता तो ना हम तराजू नहीं रहेंगे, हम जा रहे हैं किसी और के पास। सन को अगर अर्थ को गर्मी लगेगा तो यहाँ पे मरकरी है, मरकरी माने बुध है, कहेगा तुम्हारे पास रहते हैं बहुत गर्मी लगता है, ये कहीं और चल जाता, नहीं चल जाता। तो ये सटा करके रखा है अपनी ओर, कौन से बल के कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। और आपको आ रहा है नींद, तो जोरदार ताली लगा दिया जाए। नींद क्यों आ रहा है जी आपको? है क्या है? अच्छा, तो ठीक है, आंख मूंदिए लेकिन कान खोल के रहिएगा, ठीक है? तबीयत खराब है तो आंख मूंद रखिए, कोई बात नहीं। तो ये जो मरकरी मतलब बुध होता है, तो सूर्य से सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? बुध है।
उसके बाद कौन सा है जी? बिफे नहीं है, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र न है। अब मंगल यहाँ न है जी, मंगल बुध अथी अर्थ के बाद है कि उल्टी है, यू ले यहाँ, यू लिए यहाँ, ठीक है ना। तो पहले बुध होता है फिर शुक्र होता है, लेकिन हम लोग बुध के बाद बिफे पढ़ते हैं। संडे मंडे करते तो बुध के बाद बिफे ना करते हैं बृहस्पतिवार करते हैं ना। तो यहाँ पे बुध के बाद क्या लाना है? शुक्र को लाना है। इसके बाद अर्थ मंगल, तब बृहस्पति, तब शनि आता है ना। तो ये चीज समझिए। तो एगो केवल हम सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा की केवल बात किए हैं, और सभी ग्रह की हम बात नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे जो जितने सारे ब्रह्मांड में ग्रह हैं वो सभी जो हैं एक दूसरे पर अट्रैक्शन फोर्स लगाए हैं, और उस अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और वो डिपेंड किस पे करता है? मास पर। जितने ज्यादा मास रहेगा उतना ही ज्यादा उसका गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो जो पृथ्वी है वो घूमते घूमते भागना तो चाहता है कि नहीं हम भाग जाएंगे, यहां से नहीं रहेंगे, लेकिन ये जो सन है अपनी ओर खींच के रखा है इसको। तो जिसका मास, जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसको ज्यादा उसके पास गुरुत्वाकर्षण बल होगा, और वो चीज को ज्यादा खींच करके अपनी ओर रखेगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल कॉन्टेक्ट फोर्स तो है नहीं, सटल है। सूर्य और पृथ्वी सटल है नहीं ना, सटल है, दूर है, यानी अस्पर्श बल है। स्पर्श उसमें नहीं, स्पर्श माने टच करना है ना। तो ये चीज गुरुत्वाकर्षण, हाँ ये भी लगा रहा है, पृथ्वी भी लगा रहा है अपनी और इसको सन को खींचने की और कोशिश कर रहा है, और सन भी अपनी इसको खींचने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इसलिए एक दूसरे का बैलेंस करके रखा हुआ है। थोड़ा सा भी बल एकदम ज्यादा लगा तो पूरे ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, कौन कहाँ भाग जाएगा कोई ठीक नहीं। समझ में आया बात? तो सब चीज एकदम बैलेंस किया हुआ है, अंतरिक्ष ऐसा बना हुआ है हमारा ब्रह्मांड, ठीक है, एकदम सटीक पॉइंट पर है। हम लोग तो बैठने का रास्ता बदल देते हैं ना, आज वहां बैठेंगे तो कल वहां बैठेंगे। ये एक बार कहीं कोई बदल दिया, इसमें से कोई भी एगो बदल दिया सब बदला जाएगा समझ में आया? अगर कोई भी अपना जगह बदल दिया तो सब पूरे बदला जाएगा, ठीक है। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हमारा अस्तित्व है। हमारे पृथ्वी के चारों ओर जितने सारे पानी मौजूद है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है। पृथ्वी के कारण जो गुरुत्वाकर्षण बल है पृथ्वी पर, उसके कारण ही मौजूद है। जो हमारे हवा मौजूद है, जो हमारा बादल दिखता है, सभी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही मौजूद है। अगर ये मौजूद नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा, तो पीवा कोची, पानी न रहेगा तो पीवा कोची है सांस कैसे लीजिएगा? तो यानी में धरती पर जो मनुष्य है वो उसका अस्तित्व ही खत्म हो सकता है, ठीक है। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है दो कणों के बीच लगता है और उसके मास पे डिपेंड करता है, और उसका जो फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का, जो फॉर्मूला होता है उसका क्या होता है, आप लोग पढ़े भी होंगे, m1 इंटू m2 बटा r स्क्वायर, और इंटू रहता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी। ये फॉर्मूला होता है। इसमें ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे, गुरुत्वाकर्षण चैप्टर हम लोग का है, उसमें हम लोग बात करेंगे और अच्छे से उसमें हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो बस ये समझ लिए कि पहला पिंड है, ये वाला पहला पिंड, ये दूसरा पिंड है, दोनों को जितना द्रव्यमान रहेगा उसको गुना कर देंगे। अब इसके बीच के दूरी जो कहते हैं उसी को आर कहते हैं, अब बीच के दूरी को हम लोग वर्क कर देते हैं, ठीक है। तो यही होता है, इसका फॉर्मूला होता है गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर। और जी होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, इसका होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 क्या मीटर स्क्वायर, न्यूटन, ऐसे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये होता है इसका गुरुत्वाकर्षण का नियतांक होता है, ठीक है। अब एक चीज समझना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिसके कारण पूरा ये दुनिया मौजूद है वो सबसे कमजोर बल होता है। समझ में आया? दुनिया का सबसे कमजोर बल कौन सा है? सबसे वीक फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे कमजोर है। हमरो थोड़ा से कमजोर है, समझ में आया? सबसे कमजोर बल जो है गुरुत्वाकर्षण बल है, और इसी के कारण हमारा पूरा जो ब्रह्मांड अस्तित्व में है, हमारा धरती अस्तित्व में है, हमारा चांद अस्तित्व में है, आप अस्तित्व में हो और हम भी अस्तित्व में। समझ में आया बात? तो और कुछ पॉइंटें हैं तो देख लेते हैं। अब आप लोगों को तो पता ही होगा कि गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है उसको खोजा किसने था? न्यूटन बाबा ने, सेब गिरा के
जब पेड़ के नीचे था, सेब गिरा तो उसके दिमाग में आ गया कि नीचे ही क्यों गिरता है। हम लोग बचपन से अभी तक इतना बड़ा आए तो हम लोग पता नहीं सोचे कभी कि गिर रहा है तो गिर रहा है, हमको क्या मतलब है। हम लोग यही ना कहते हैं, जो गिरे है तो गिरो, हमको क्या मतलब है, गिर रहा है तो गिर रहा है। लेकिन सोचा काहे गिर रहा है, वही भगवान बन गया फिजिक्स का। खाली इतना सोच ले काहे गिर रहा है। हम लोग कुछ नहीं सोचे, है ना। तो वो जब पेड़ के नीचे बैठा था तो सेब गिरा तो वो सोचा कि नीचे काहे गिर रहा है, फिर उठाकर सेब फिर फेंक दिया, जाओ पेड़े पे रहना। पेड़ बना रहा, फिर गिर गया नीचे। सोच रहा कि नीचे काहे गिर रहा है, क्या बात है। सोचा कि कोई ना कोई एक बल होगा पृथ्वी के पास जो अपनी और किसी चीज को खींच के रखता है, ठीक है। इसलिए न्यूटन ने ही गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किया था, है कि नहीं। और अगर मान लीजिए पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो कोई आदमी से, ऐसे धार्मिक आदमी से पूछोगे काहे कोई वस्तु नीचे गिरता, भगवान बनाए है ना ऐसा। गॉड बना है, गॉड, है ना। तो जो पढ़ता लिखता है तो तर्क सोचता है कि आखिर ऐसे है रहता काहे है ना। अच्छा वो सोचेगा अच्छा भगवान बनाए हैं तो ऐसने काहे बनाए हैं, क्या बात उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। है कि नहीं। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है दुनिया के सभी कण जितने भी मौजूद है, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा, सब पर मौजूद है। और इसी गुरुत्वाकर्षण के कारण हमें हवा पानी हमारे पृथ्वी के ऊपर है, पेड़ पौधे हैं, घर है, द्वार है, सब चीज है। और साथ ही साथ इसके कारण ही हमारा ब्रह्मांड मौजूद है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया ना, बहुत इजी था। अब आप लोग मेहनत। तो यहाँ बात देखिए, हवा को अपनी ओर अट्रैक्ट करके खींच कर कहीं रखा है पृथ्वी। जितने सारा हवा है ना, कहीं यहाँ मौजूद नहीं है, क्या चिपका कर रखा है कि नहीं हवा को। सब जगह तो हवा मौजूद है, ये है सब कुछ चिपका कर कहीं रखा है, अपनी ओर अट्रैक्ट करके रखा है, हवा ही से हवा। लेकिन कुछ चीज जो होती है बहुत, जो अगर गर्म चीज अगर रहेगा, गर्म चीज रहेगा तो उसका घनत्व भी बहुत कम हो जाता है गर्म होने के बाद, और एकदम हल्का हो जाता है। जब हल्का हो जाता है तो हल्का होने की वजह से ऊपर उठने लगता है। समझ में आया। हल्की जो चीज होती है वो ऊपर उठने लगती है, भारी चीज रहती है नीचे रहती है। कभी हम डेंसिटी के बारे में बहुत बताए होंगे कि जो पानी जो होता है पानी के ऊपर तेल तैरने लगता है, कड़वा तेल डालते हैं। सटा दो जी, भूल गए, फिर गेट सटाना भूल जाते हैं, है ना। तो ये चीज तो हम लोग जानते हैं ना कि पानी के ऊपर तेल तैरने लगता है, उसका घनत्व कम होता है ना। अभी बहुत सारा प्रैक्टिकल होते हैं इस सब से रिलेटेड, लेकिन देखते हैं कराते हैं कि नहीं। तुम लोग करवा देंगे तो ज्यादा बढ़िया रहे। तो ये चीज हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे, खत्म कर दिए थे, है ना। अब हम लोग को नया टॉपिक की ओर पढ़ना है, जिसमें हम लोग पेशीय बल की थोड़ा सा बात कर लेते हैं, है ना। तो पेशीय बल तो आप लोग जान ही लिए हो। पेशीय बल जो हमारे मांसपेशी द्वारा जो बल लगता है किसी वस्तु पर, उसको कहते हैं पेशीय बल, है ना। दूसरा नंबर में बात कर लेते हैं पेशीय बल। पेशीय बल जो होता है हमारे मांसपेशी हो जाता है, बॉडी में जो मांसपेशी है उसके द्वारा किसी वस्तु पर जब बल लगता है उसको कहते हैं हम लोग पेशीय बल। और पेशीय बल जब भी होता है वो कांटेक्ट फोर्स होता है, संपर्क में आता है तभी पेशीय बल लग सकता है। चाहे तो हम पैर से पैंडल को मारे, ऐसे पैंडल को मारते हैं तभी क्या हमारा पेशी काम करता है, पांव वाला मांसपेशी काम करता है ना, और उस पे पैंडल पे वर्क करता है, उसी को बल को बोलते हैं हम लोग पेशीय बल बोलते हैं, है क्या नहीं। उसी को बोलते हैं हम लोग पेशीय बल होता है। तो पेशीय बल बात खत्म कर ली, थोड़ा सा घर्षण बल की बात कर लेते हैं। नहीं, अनकॉन्टेक्ट है। गुरुत्वाकर्षण में कांटेक्ट लगता है। देखो तो यहाँ पे जो वस्तु है आसमान में, पृथ्वी और सूर्य की बात कर लो, पृथ्वी और सूर्य की बात कर लो, दोनों एक दूसरे से टच है नहीं ना, तो वो अनकॉन्टेक्ट फोर्स हो गया ना। जब संपर्क में नहीं है तो अनकॉन्टेक्ट फोर्स हो गया, है कि नहीं। अब थोड़ा सा घर्षण बल की बात कर लेते हैं। आज ढेर मनी फोर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बात कर लेंगे, और आज के बाद फिर हम लोग कभी नहीं बात करेंगे। बात करेंगे केवल चैप्टर, जैसे जैसे चैप्टर आएगा वैसे वैसे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। दूसरा बल की बात कर लेते हैं हम लोग। तो कौन सा बल होता है, पेशीय बल हो गया। दूसरा बल हम अभी बात कर लिए। इसके बाद क्या है, तीसरा घर्षण बल। घर्षण बल हो गया। तो देखिए घर्षण बल कब लगता है, जब दो
वस्तु कांटेक्ट में हो तथा एक दूसरे के बीच रिलेटिव मोशन हो, मतलब एक दूसरे के सापेक्ष उसका गति होता है, तभी घर्षण बल लग सकता है। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात कर लिया जाए तो जब भी जहां पे भी कांटेक्ट होता है वहीं पे घर्षण बल लगता है। अगर देखो ये आपके सापेक्ष, ये आपके सापेक्ष, ये जो हमारा दोनों हाथ है वो ऊपर नीचे हो रहा है, तो आपके अनुसार तो गति में है, तो क्या ये दोनों सतह इसमें घर्षण बल लग रहा है? कहाँ लग रहा है इसमें? जब तक ऐसे ऐसे नहीं करेंगे, जब तक माठा नहीं महेंगे तो घर्षण बल कैसे लगेगा? माठा आप लोग समझते हो कि नहीं? दूध से दही, दही से माठा, माठा निकालते वक्त मक्खन निकल जाता है, फिर मक्खन से घी बन जाता है कि नहीं? तो उसी को हम लोग माठा कहते हैं, जो पानी में डाला रहता है ज्यादा, है ना। तो देखिए घर्षण बल कब लगेगा? एक वस्तु के सापेक्ष दूसरे वस्तु का मोशन जब रहेगा तभी जाके घर्षण बल लगेगा। माने ये एक वस्तु है, एक हाथ है, अब इस पे जब तक इसका मोशन दूसरे वाला पर नहीं, दूसरे वाला को नहीं होगा तब तक घर्षण बल नहीं लगेगा। दोनों ऐसे साथे साथे चलेगा तो घर्षण बल दोनों के बीच नहीं लगेगा, लेकिन एक रुकल रहेगा, एक बढ़ेगा, एक रुकल रहेगा, बढ़े, चाहे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, चाहे कोनो एक कम बेसी में, ज्यादा स्पीड में चल रहा है, तब जाके घर्षण बल लग जाएगा। लेकिन दोनों का स्पीड जब सामान्य रहेगा तो घर्षण बल नहीं लगेगा। बताइए रोड के बीच और साइकिल के चक्का के बीच घर्षण बल लगता है, क्यों? कि रोडवा रुकल रहता है, साइकिलिया चलते रहता है। जितना स्पीड से रोडवा चल रहा है उतना ही स्पीड से साइकिलियो चलेगा, तो घर्षण बल फिर नहीं काम करेगा। ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन में चलेगा तो घर्षण बल काम नहीं करेगा। उसी तरह अगर ये दोनों हाथ है, दोनों हाथ ऐसे आगे पीछे हो रहा है, तो ये दोनों हाथ के बीच में घर्षण बल नहीं लग रहा, जब तक कि एक के सापेक्ष दूसरे का जब तक नया मोशन होता है तब तक घर्षण बल नहीं लगता है। तो एगो अगर सापेक्ष मतलब एगो रुकल रहेगा, अब इसके सापेक्ष गति में हो जाए, देखो एक ही को ना चल रहा है आगे पीछे, तो घर्षण बल लग रहा है। चाहे दोनों करेंगे तो दोनों से भी घर्षण बल लगेगा, दोनों के एक दूसरे के सापेक्ष क्या है? मोशन हो रहा है, गति हो रहा है, इसलिए घर्षण बल लगेगा। घर्षण बल जब भी लगता है तो जहां पे कांटेक्ट होता है दो वस्तुओं के बीच और रिलेटिव मोशन होता है तभी घर्षण बल लगता है। घर्षण बल जो होता है क्या चीज पर डिपेंड करता है? रफनेस पर, ROUGH, रफनेस ऑफ एरिया, मतलब जो एरिया माने क्षेत्रफल कितना ऊंचा नीचा उबड़ खाबड़ है उस पर डिपेंड करता है घर्षण बल। जितने ज्यादा उबड़ खाबड़ रहेगा उतने ज्यादा घर्षण बल लगेगा। अब हम लोग साबुन से नहाते हैं, साबुन से, है ना, साबुन से भी हाथ इसी से मैल छुड़ाते हैं मुंह नाक में। और कभी कभी आता है छोबड़ा छोबड़ा का नाम सुने हो? वो जो झिंगी गोंगरा रहता है उसको बिचा उचा निकाल के ऊपर से छील छाल देते हैं और ऊपर से पूरा रगड़ते हैं शरीर को, तो उससे मैल छूटता है, तो उससे गड़ता है, तो उसमें उबड़ खाबड़ ज्यादा रहता है, तो उसमें घर्षण बल ज्यादा लगता है, इसलिए मैल ज्यादा छूट जाता है। हथवा हमारा चिकना रहता है, मुंह चिकना रहता है, तो जितने ज्यादा रफनेस रहेगा उतने ज्यादा घर्षण बल लगेगा। समझ में आया? तो रफनेस माने कितना? उबड़ खाबड़, मतलब उबड़ खाबड़ माने कोई चीज ऊंचा नीचा उसी को कहते हैं उबड़ खाबड़। तो जितना ऊंचा नीचा रहेगा उतने घर्षण बल ज्यादा लगेगा। तो किस पे डिपेंड करता है? रफनेस ऑफ एरिया, मतलब जो क्षेत्रफल है वो कितना उबड़ खाबड़ है उस पे डिपेंड करता है घर्षण बल। जितने ज्यादा ऊंचा नीचा रहेगा उतने ज्यादा घर्षण बल लगेगा। अब देखिए कभी कभी ऐसे अगर हम लोग बैर तोड़ने जाते हैं तो जहां पत्ता से हाथ झुकाते, कहने में पत्ता है, कांटा कहने में नहीं है, ऐसे ऐसे जाते हैं हाथ झुका लेते, लेकिन घिसते वक्त बैर के कांटवा फंसा लेता है हाथ को फंसा लेता है ना, तो कांटा जो होता है उबड़ खाबड़ ज्यादा होता है, रहता है कि नहीं? अब फंसा लेता है, उसमें घर्षण बल बहुत ज्यादा लग जाता है, इतना ज्यादा लगता है कि खाल खींच लेता है, खींचता है कि नहीं? तो जितने ज्यादा उबड़ खाबड़ रहेगा उतने ज्यादा आपको घर्षण बल देखने को मिलेगा, है ना। जैसे हम इस पर हाथ को आसानी से इसी से कर रहे हैं, वही अगर दीवार पर करेंगे तो उतना चिकना आराम से कर सकते हैं नहीं, क्योंकि दीवार ऊपर खाबर ज्यादा है तो घर्षण बल ज्यादा लग रहा है। और घर्षण बल लगता है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ का उल्टी हो जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब गति के विपरीत दिशा में लगता है, गति के विपरीत दिशा में,
जो घर्षण बल लगता है गति के विपरीत, अगर हम एनए में जा रहे हैं इधर, तो घर्षण बल हमको किधर लगेगा, पीछे की ओर। अगर हमारा हाथ इधर जा रहा है पूरब की ओर, तो घर्षण बल करने लगेगा पश्चिम की ओर। ठीक है, तो जब भी घर्षण बल लगता है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब गति के विपरीत दिशा में लगता है, और डिपेंड करता है रफनेस और एरिया पर, कितना उबड़ खाबड़ वाला एरिया है उतनी ज्यादा घर्षण बल लगता है। ठीक है, तो घर्षण बल हम लोग कर दिए खत्म। घर्षण बल से हमें क्या होता है, हीट उत्पन्न होता है, गर्मी उत्पन्न होता है, गर्मी। जैसे अभी हम हाथ रगड़े थे, हाथ गर्म हो जाता है कि नहीं, होता है ना, हीट उत्पन्न होता है घर्षण बल से। देखिए कभी कभी आप लोग जानते होंगे ब्रेक लगता है, तो ब्रेक जहाँ पे लगता है डिस्क जो बहुत गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है ना, क्योंकि जब भी ब्रेक लगते हैं तो घर्षण बल के कारण वो हीट हो जाता है उसका डिस्क, और डिस्क वही हीट हो जाता है, तो फिर बहुत ज्यादा वो गर्म हो जाता है। चाहे आप एग्जाम्पल देख लीजिए, जब रेलवे लाइन का, जो रेलवे लाइन जो होगा, ट्रेन का चक्का अगर पटना से आई होगी जमुई और रुकी होगी, चक्का छू के देखिएगा कितना गर्म लगेगा, क्योंकि चक्का बार बार घर्षण में है, घर्षण होने से क्या होगा, चक्का पूरा गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है। ठीक है, तो घर्षण बल भी हमने देख लिया। ठीक है, और एक बल बात कर लेते हैं हम लोग। उत्प्लावन बल की बात कर लेते हैं। क्या चीज की बात करते हैं, उत्प्लावन बल। 4 नंबर में उत्प्लावन बल, इसको बोलते हैं बॉयंसी फोर्स, इसको बोलते हैं बॉयंसी फोर्स कहा जाता है। तो उत्प्लावन बल जो होता है वो ऐसा बल होता है, जब किसी वस्तु को हम लोग पानी में डालते हैं, तो डालने के बाद उस पर नीचे से बल लगता है, जिसको कहते हैं हम लोग उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल के कारण ही पानी के अंदर जब तक बाल्टी रहेगा उसको खींचने में आसान लगेगा, जैसे ही पानी से ऊपर आएगा बाल्टी तो भारी हो जाता है। कभी कुआं में से पानी आप लोग निकाले हैं, छठ में निकाले हैं ना, छठ में कुछ ही करती हो जी खरे, कुआं से पानी नहीं निकालती मान लीजिए अगर कुआं है, यहाँ पे कुआं बना देते हैं, लो निकाल लो, आओ बना देते हैं कुआं। अच्छा, एगो कुआं से बाल्टी से पानी नहीं निकाले रहे, तो मान लीजिए यहाँ पहले रस्सी यहाँ पे है, रस्सी से बाल्टी बंधा हुआ है, और ये बाल्टी जो है ऐसे बाल्टी होता है। ठीक है, ये बाल्टी है, जब पानी में डूब जाएगा, अब यहाँ से कोई खींचेगा, जब खींचिएगा ना, तो जब तक यहाँ बाल्टी पानी में रहेगा, खींचने में आराम से खींच लीजिएगा। पानी में हो सकता है कि आप हाथी को भी उठा लें। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे देखिए कि ये जो है बाल्टी जो है, जब तक पानी में रहेगा आसान रहेगा खींचने में, लेकिन ये बाल्टी जैसे यहाँ जाएगा और जब भी पानी से जैसे निकलने को रहेगा, वैसे धीरे धीरे बढ़ते जाएगा इसका भारी वजन। और सबसे भारी कब हो जाएगा, जब पूरा बाल्टी पानी में से निकल जाएगा, तब ये पूरे भारी हो जाएगा। समझ में आया, पूरा जैसे बाल्टी निकलेगा ना पानी में से, तो सबसे ज्यादा वजन लगेगा। समझ में आया, तो पानी के अंदर कुछ चीज डालते हैं और उसको पानी में सही से उठाइएगा ना, तो बहुत आसानी से उठ जाएगा। ना होगा तो घर का आप लोग करके देख भी सकते हो। एक ढेला बांध दीजिएगा रस्सी से, और बाल्टी में पानी भर दीजिएगा, आप ढेला को रस्सी में से डुबाइए और फिर निकाल के देखिएगा। जब तक पानी में रहेगा ढेला ना, ढेला समझते हो ना जी कि ढेला नहीं समझते हो, जब तक पानी में रहेगा ना तब तक ऐसे निकालिएगा तो हल्का महसूस होगा। पानी जैसे बाहर लगा, एक बैग ढेला बढ़ गया, वजन बढ़ गया है। ठीक है, तो इसका होता है फॉर्मूला जो होता है, इसका होता है रो जी भी, रोजी भी, रोजी भी। ठीक है, कौन भी, रोजी भी। ये रो क्या होता है, वो डेंसिटी को डिनोट करता है, माने घनत्व को डिनोट करता है, और इसका फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास माने मास पर यूनिट वॉल्यूम, एमवी। जो घनत्व होता है वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब ऊपर रहता है द्रव्यमान और नीचे रहता है आयतन, इसके अनुपात को कहते हैं घनत्व कहते हैं। तो ये घनत्व हो गया। ये जी जो हो गया वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो त्वरण उत्पन्न होता है उसका जी हो गया, जो 9.81 के बराबर होता है ना। और ये जो भी हो गया, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। मतलब कोई चीज को पानी में डालिएगा ना, तो जितना उसका आयतन रहेगा ना उतना पानी को हटाएगा, नीचे डूबना उसको रहेगा तो हटाएगा कि नहीं। मान लीजिए यहाँ पानी है तो ये डालिएगा, अगर कोई चीज मान लीजिए हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक गिलास में पानी पूरा भरा हुआ है, एक गिलास पूरा पानी भरा हुआ, एकदम लबालब पानी भरा हुआ है।
ठीक है, पूरा फूम। इसमें अगर एगो नट डाल दीजिएगा, नट समझते हो ना, ऐसा रहता है नट, ऐसा नट नट रहता है, इसको डालिएगा ना तो पानी कुछ बाहर आ जाएगा। बाहर आएगा कि नहीं, पूरा लबालब भरल रहता गिलास, तो पानी बाहर आ गया, मतलब जितना पानी बाहर आया ना उतना ई नट जो था डिस्प्लेस कर दिया पानी को, माने हटा दिया वहां से। तो वही जो जितना पानी हटाया जाता है यही वाला यहाँ पे वॉल्यूम होता है। तो उत्प्लावन बल बराबर होता है ρg भी। ठीक है, तो इसमें भी बहुत चीजें भी होता है, पढ़ना होता है डिटेल में। जी मतलब पानी से निकल जाता है भारी इसलिए लगता है कि बताइए, अगर हम छोड़िए एग्जाम्पल, एक नीचे छोटा सा बच्चा है और ऊपर से कोई रस्सी से एक बाल्टी पानी निकाल रहा है, पानी हटा दीजिए, बच्चा को रखते हैं, तो अब बाल्टी को खींच रहे नीचे से ऊपर, अब बच्चों तनी तनी नीचे से धकेल रहा है, तनी आसान लगेगा। लेकिन एगो बच्चा का हाइट लिमिट होगा, इतना ऊंचा दूतला थोड़ी हाइट होगा उसका, 5 फीट होगा, 2 फीट होगा बच्चा का हाइट। तो जैसे 2 फीट खत्म होगा, अब तो पहुंच ही ना रहा हाथ धकेले भर, तब आपको एक बार क्या लगेगा, भारी लगेगा, क्योंकि बच्चा तो आपको नीचे से बल लगा ही नहीं रहा है। उसी तरह जैसे ही पानी, यूं समझो वो बच्चे जब तक ये पानी में रहेगा तब तक ये बल लगाएगा, जहां तक इसे चुम्हाएगा तहां तक बल लगाएगा। चुम्हाना जब बंद हो जाएगा पानी को, पानी से बाहर बाल्टी आ जाएगा, तो बल लगाएगा नहीं। तो जितना इतना भारी था उतने ही हमको महसूस होगा, लेकिन पानी में रहता था तो कम महसूस होता था, क्योंकि जो पानी था इससे बल लगा रहा था। तो एगो हम खींच रहे हैं बल से और यहू खींच रहा है, तो दोनों जुड़ जाएगा बल ना, तो हमको आसान लगेगा। ना समझ में आया बात? तब वही तो बात है। तो उत्प्लावन बल होता है ρg भी होता है, ये होता है डेंसिटी माने घनत्व, कितना कोई चीज घनत्व है, घनत्व माने घना, घनत्व माने घना। इसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो त्वरण लगता है g, और ये होता है वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय एनी बॉडी, मतलब कोई वस्तु द्वारा जितना पानी अलग होता है, हटाया जाता है, वही होता है वॉल्यूम। ये हो जाएगा हम लोग का उत्प्लावन बल की कहानी खत्म। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ये सब पढ़ना है आप लोग को। 5 नंबर में पढ़ते हैं सियान बल। सियान माने कौची, बड़का, सियाना माने बड़का जवान आदमी नहीं, सियान माने इसको इंग्लिश में बोलते हैं विस्कस फोर्स। क्या बोलते हैं? विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स की बात कर रहे हैं अगर हम लोग, तो जो अगर हम कोई तरल पदार्थ को पानी को गिराते हैं, तरल वाला पदार्थ को पानी को गिराते हैं, तो तरल पदार्थ कई लेयर में बटे होते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर, माने पानी जो होते हैं गिलास, एक गिलास पानी है तो इसमें बहुत सारा लेयर होगा ना, मान ली भरल पानी है तो कै गो लेयर होगा, बहुत माने छोटा पतला पतला लेयर हो सकता है। लेयर मतलब क्या, देखो लेयर मतलब हुआ कि कॉपी हमारे पास है, तो ये हो गया पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा, पांचवा जो है वो लेयर है। ठीक है, उसी तरह जो पानी के होता है, पानी का गिलास है, इसमें बहुत सारा लेयर होगा पतला पतला, लेकिन जब हम इसको गिराते हैं जमीन पर, तो ये इसका जो गिराते हैं तो पानी बहने लगता है, गिर के दूर जाने लगता है, लेकिन इसके जो नीचे वाला जितने सारे लेयर होता है ना, इसका गति का विरोध करता है, कहता है कि नहीं जाओ तुम, लेकिन ये सब जाता ही रहता है। तो विरोध करता है, तो कहने का मीनिंग है कि एने वाला विरोध करेगा तो यहाँ वाला पानी रुकल रहेगा, एक ऊपरे वाला जा रहेगा वो जाके फिर नीचे जाएगा, फिर एक नीचे वाला जाएगा, मतलब एक लेयर दूसरे लेयर को क्या करता है, रोकता है, रोकने की कोशिश करता है। उसी को हम लोग बोलते हैं सियान बल कहते हैं। पानी गिराते हैं तो बहने लगता है ना, तो देखिएगा ना कि पानी के बहुत सारा अगर लेयर है, इसी तरह से पानी एकदम इतना मोटा पानी होगा ना, गिरेगा तो ये जो लेयर होगा ना, ये लेयर को रोकने की कोशिश करेगा। ये वाला लेयर एकदम नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा कौन वाला, ई वाला थोड़ा सा बढ़ेगा, ई जो होगा इसको रोकने की कोशिश करेगा, फिर इसके ऊपर वाला ई बढ़ेगा, माने ऊपरे से धीरे से ऊपरे से नीचे जाते रहेगा, ई वाला नहीं बढ़ता। ऐसे होता है कि दिमाग में देखे हो कि नहीं कभी कभी, ऐसे अगर पानी में समझ में नहीं आ रहा है तो मध गिरा के देखिएगा, चाहे मीठा के रावा जो होता है, मीठा के रावा, मीठा के रावा समझते हो ना, जो मीठा होता है एकदम गीला रहता है, पलर पलर, वो होता है मीठा के रावा दम। वैसे जब गिराइएगा ना तो लगेगा ओंघराल जा रहा है, ऊपरे वाला नीचे जा रहा है, फिर ऊपरे वाला नीचे जा रहा है, ऊपरे वाला नीचे जा रहा है, ऐसे रहता है। ये ना कि धीरे जैसे गाड़ी जैसे जाता है वैसे जाता है, वैसे नहीं जाता है, वैसे जाता है,
ऊपर वाला लेयर फिर बढ़ जाता है, फिर उसके बाद वाला लेयर बढ़ जाता है, फिर उसके बाद ऐसे बढ़ता है। ठीक है, तो यही जो बल होता है जो अब एक दूसरे लेयर को रिलेटिव मोशन को विरोध करता है, उसी को कहते हैं हम लोग श्यान बल कहते हैं। ठीक है, तो अभी एक टॉपिक हम लोग को कभी पढ़ना, बल कैसे लगा सर? बल रहा है मतलब रोक रहा है तो बल ही ना लगा रहा है। कोई चीज कहीं से जा रहा है उसको हम रोक रहे हैं तो बल क्या है? वही तो भौतिक कारण जो किसी वस्तु पर ला करके उसके गति में विरोध करता है, रोकता है, चाहे भगाता है, कुछ भी करता है, वही तो बल होता है ना। तो ये वाला कोई जाने में क्या कर रहा है? रोक रहा है। रोकने की वजह से आगे वाला लेयर बढ़ते जाता है, ऊपर वाला लेयर बढ़ते जाता है। समझे बात? ऐसा नहीं है कि एक के साथ जाते रहेगा। पानी गिराते हैं तो एक के साथ ऐसे जाता है, ऐसे बहता है एकदम सीधे सीधे, कि यहाँ पर एकदम गड्ढा एकदम पूरा दीवार नहीं जाता है। ये वाला लेयर बढ़ के फिर यहाँ चल जाएगा, यहाँ चल जाता है, ऐसे ऐसे जाता है ना, फिर ये वाला आगे बढ़ के ऐसे जाता है। पानी गिराते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि एक गिलास जैसे पानी गिराए तो इतना ऊंचा गिराए तो इतने ऊंचा रहता है, पतला होते जाता है, पतला होते जाता है ना, यानी ऊपर वाला लेयर आगे बढ़ जाता है, फिर उसके ऊपर वाला लेयर आगे बढ़ जाता है, ऐसे बढ़ता है। तो नीचे वाला लेयर का सबसे ज्यादा विरोध करना पड़ता है। इसी जो विरोधी बल जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं श्यान बल कहा जाता है। पानी के ये सब द्रव के अंदर होता है, पानी लिक्विड के अंदर होता है ये सब बल। ठीक है, तो श्यान बल की बात कर लीजिए, हम लोग कर लिए। अब हम लोग बात करते हैं पृष्ठ तनाव के कारण बल एगो होता है। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव पढ़े हैं? कब पढ़े थे जी? क्या बोल रही हो? कब पढ़ी हो? तनाव के कारण जो बल होता है, पृष्ठ तनाव के कारण बल क्या होता है? देखिए, वो हम पृष्ठ तनाव के बारे में बताए थे, कभी क्लास में बताए होंगे। जो पृष्ठ तनाव में क्या होते हैं कि मच्छर जो होते हैं वो पानी पर बैठते हैं तो डूबते नहीं हैं। डूबते हैं नहीं, क्योंकि जो पानी जो होता है, पानी अगर बाल्टी में रखा हुआ है तो इस पे जितने सारे मॉलिक्यूल हैं, जितने सारे इसके कण हैं, आपस को एक दूसरे को अपनी ओर खींच करके रखे हुए रहते हैं। अब एक यहाँ लेयर का निर्माण कर देता है, एक पतला सा लेयर का निर्माण कर देता है, जिसके कारण इस पे कोई चीज अगर बैठ जाता है, मान ली मक्खी तो डूब जाएगा, माने कि मच्छर बैठ जाता है, जो मच्छर अगर इसके ऊपर बैठ जाता है तो मच्छर का पैर धंसता उसमें नहीं है, ओकरा पर आराम से बैठल रहता है। समझ में आया? पत्ता जो गिर जाता है वो डूबता नहीं है, उस पे क्या होता है? तैरते रहता है। क्यों? क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण धूल कण जो छोटे छोटे होते हैं ऊपर ऊपर तैरते रहते, डूबते नहीं है कि नहीं? उसी तरह पृष्ठ तनाव की वजह से हम लोग जो सुई होता है, लोहा वाला सुई जो हेम करल जाता है ब्लाउज में, देखे एकदम पतला छोटा होता है, उसको पानी पर तैराया जा सकता है पृष्ठ तनाव के वजह से। क्योंकि एक लेयर बना करके रखा है पृष्ठ तनाव की वजह से कि उस पर कोई चीज गिरेगा अगर इस पे तो अंदर पानी जाने नहीं देगा। अगर कमजोर रहेगा, हल्का चीज रहेगा तब, लेकिन अगर बहुत भारी रहेगा तो उसको हम लोग उसको पानी उस लेयर को तोड़ देगा और तोड़ करके अंदर चला जाएगा। जैसे कंचा है, कंचा खेलते हैं ना, तो कंचा को अगर इसमें डालते हैं हम लोग तो पानी उस लेयर को तोड़ देता है, जो लेयर बनाया है उस लेयर को तोड़ करके कंचा जो होता है एल्ली नीचे चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यही हम लोग को मच्छर इस पे बैठ जाता है तो उस पे क्या होता है? डूबता नहीं है मच्छर। डूबता है? नहीं डूबता है। लेकिन इसलिए हम कहे थे एक दिन कि जब भी अगर आसपास पानी होता है तो उसमें केरोसिन तेल डाल दीजिए, ताकि उसका पृष्ठ तनाव वाला जो बल होता है वो घट जाता है, उसका घनत्व भी घट जाता है। तो घनत्व जो क्या बोलते हैं घट जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? मच्छर के जो लार्वा होते हैं डूब जाते हैं पानी के अंदर, और डूबने की वजह से फिर क्या होता है? जब लार्वा ही नहीं रहेगा, उसका अंडा ही नहीं रहेगा, तो फिर मच्छर कैसे बनेगा? बताए थे कि नहीं बताए थे? तो इसके कारण जो बल होता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ, ऊपर फोर्स रहेगा, नीचे लेंथ रहेगा। तो पृष्ठ तनाव के कारण जो बल होता है उसके बारे में भी हम लोग अभी बात कर लिए। ठीक है, चलो और कुछ हम लोग बात कर लेते हैं।
अब है प्रबल नाभिक बल के बारे में बात कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है प्रबल नाभिकीय बल। आगे जो टॉपिक है प्रबल नाभिकीय बल, क्या आप लोग को कोई दिक्कत हो रहा है क्या? सोनाली लोग हैं? पानी नहीं पी लो था 2 मिनट। 7 नंबर में है प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल और दुर्बल आप लोग पढ़े हो केमिस्ट्री में, प्रबल क्षार दुर्बल क्षार पढ़े हो कि नहीं? तो प्रबल मतलब क्या होता है? मजबूत। आप लोग जानबे करते हैं प्रबल मतलब मजबूत और दुर्बल मतलब कमजोर। तो इसी तरह प्रबल एगो हो गया दुर्बल। दुर्बल कैसे होता है जी? दुर्बल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल। तो प्रबल मतलब कौन होता है कि नाभिक के अंदर, नाभिक कौन होता है? हम लोग नाभिक की बात बॉडी की नहीं, बात हो रही यहाँ पर नाभिक मतलब परमाणु के नाभिक की बात हो रहा है ना? तो किसी भी परमाणु के नाभिक में जो कण होते हैं, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक में क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। तो नाभिक के अंदर जो बल लगता है कणों के बीच, किसी भी परमाणु के नाभिक के अंदर मौजूद कणों के बीच जो बल लगता है उसको कहते हैं प्रबल नाभिकीय बल। तो नाभिक के अंदर कौन कौन मौजूद है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण के बीच जो बल लग रहा है उसी को बोलते हैं हम लोग प्रबल नाभिकीय बल। ठीक है, इसी नाभिकीय बल की वजह से इसका जो नाभिक है एक स्ट्रॉन्ग रूप से जुड़ा हुआ है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अलग अलग नहीं हो पा रहे हैं। तो फिर से समझ लीजिए, किसी परमाणु के नाभिक के अंदर मौजूद कणों के बीच लगने वाले बल को कहते हैं प्रबल नाभिकीय बल। ठीक है, तो हो गया प्रबल नाभिकीय बल। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं दुर्बल नाभिकीय बल। ठीक है, तो दुर्बल नाभिकीय बल क्या होता है कि देखिए, कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है, रेडियो एक्टिव पदार्थ, जैसे नागासाकी और हिरोशिमा में जो बम गिरा था अमेरिका द्वारा, जो जापान के नागासाकी और हिरोशिमा का नाम सुने हो ना, जहां पे बम गिरा था, है ना? तो बम गिरा था तो वहां पे अभी जितने सारे तत्व से मिल करके जो बम बना था, वहां के जितने सारे बम फूटने की वजह से वहां के एरिया रेडियो एक्टिव हो गया था। मतलब रेडियो एक्टिव होने का मतलब हुआ कि जो बम बनता है ज्यादातर यूरेनियम से बनता है ना, बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव तत्व होता है ये यूरेनियम। और इसमें जब रेडियो एक्टिविटी की वजह से अल्फा और बीटा कण निकलते हैं, अल्फा और बीटा कण निकलते हैं, अल्फा कण और बीटा कण निकलते हैं। आप देखिए, अल्फा बीटा कण जो निकल रहा है और इसके नाभिक के बीच, नाभिक और अल्फा बीटा कण के बीच में जो बल लगता है उसी को बोलते हैं दुर्बल नाभिकीय बल कहते हैं, उसको बोलते हैं दुर्बल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल किसको कह रहे थे कि जब किसी परमाणु के नाभिक के अंदर मौजूद कणों के बीच जो बल लगता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रबल नाभिकीय बल, है ना? और किसी भी विद्युत एक्टिव जो क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव जो तत्व होते हैं उसके नाभिक से जो कण निकलते हैं, अल्फा बीटा कण निकलते हैं, उस कण के बीच और नाभिक के बीच जो लगने वाला बल होता है उसको दुर्बल नाभिकीय बल कहते हैं। इसी वजह से तो देखिए इलेक्ट्रिक, अब नया टॉपिक है हम लोग का विद्युत बल, तो यानी इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स कहा जाते हैं, विद्युत बल कहते हैं। तो दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स यानी विद्युत बल कहते हैं। आकर्षण माने सटाने वाला और विकर्षण माने हटाने वाला। हाँ, विकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों एक ही चीज है। तो अगर कोई एगो आवेश निगेटिव रहता है और एगो पॉजिटिव रहता है आवेश, तो ये दोनों सटाने वाला गुण होता है इसमें, ये एक दूसरे के अपनी ओर खींचना चाहता है ना, तो एक हो गया आकर्षण बल, आकर्षण। अब एगो अगर पॉजिटिव रहेगा और फिर एगो कण जो होता है वो भी पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तो दोनों अगर एक ही चार्ज रहेगा तो इसके बीच जो लगेगा कौन सा बल लगेगा? विकर्षण को ही हम लोग प्रतिकर्षण बोलते हैं। ठीक है,
अब प्रतिकर्षण यानी आकर्षण को, आकर्षण बल कब लगेगा? जब निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो यहाँ पे विद्युत बल क्या है कि दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को हम लोग बोलते हैं क्या? विद्युत बल बल कहते हैं। जैसे कि अगर हम ऐसे कंघे कंघे करते हैं, ऐसे से रगड़ते हैं और इसके बाद हमारा ये जो पेन होता है आवेशित हो जाता है, या तो निगेटिव से आवेशित होगा चाहे तो पॉजिटिव चार्ज से आवेशित होगा, कोनो दोनों में से कोनो आवेशित हो जाएगा। अब इसके बाद नीचे जो इसे सटाते हैं तो कागज उगड़ सट जाता है। तो आवेश के बीच लगने वाला जो बल है उसी के वजह से हम लोग को आकर्षण या प्रतिकर्षण बल महसूस होता है। समझ में आया बात? तो अगर हमारा ऐसे से रगड़े बाल में, अगर ये निगेटिव चार्ज से आकर्षित हो गया तो नीचे जब कोई चीज सटाएंगे, इसे रखेंगे कागज उगज पर, तो जो जो उनमें पॉजिटिव चार्ज रहेगा वो सटेगा और जिसमें पॉजिटिव चार्ज रहेगा नहीं रहेगा वो नहीं सटेगा। समझ में आया? या फिर यहाँ पे देख लीजिए कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा तो विकर्षण बल यानी प्रतिकर्षण बल लगेगा, या फिर निगेटिव निगेटिव दोनों चार्ज रहेगा तब भी दोनों नहीं सट सकता है, उसको भी बोलेंगे प्रतिकर्षण बल बोलेंगे। तो यहाँ पे विद्युत बल वही होता है कि दो आवेशित कण या तो पॉजिटिव से आवेशित हो चाहे तो निगेटिव से आवेशित हो, न्यूट्रल से नहीं काम चलने, न्यूट्रल से कोई मतलब ही नहीं है कि नहीं? तो दो आवेशित कण के बीच लगने वाला या तो आकर्षण बल हो सकता है या तो प्रतिकर्षण बल हो सकता है, उसी बल को हम लोग बोलते हैं विद्युत बल कहते हैं। ठीक है, उसी को कहते हैं हम लोग विद्युत बल। और इसी तरह से विद्युत बल आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के कारण ही हम जैसे कंघी से इसे रगड़ते हैं और कोई चीज में से सटाते हैं तब क्या होता है, कोई कागज को छोटा छोटा कण इसमें आपस में अपने से सट जाता है। समझ में आया बात? तो अब यहाँ हो गया विद्युत बल के बाद खत्म। अब आगे जो नया टॉपिक हम लोग का है चुंबकीय बल की बात कर लेते हैं। 10 नंबर में हम लोग बात कर लेते हैं चुंबकीय बल। चुंबकीय बल, ठीक है। देखिए चुंबकीय बल क्या होता है कि जब मान लीजिए कोई आवेश गति में होता है, कोई आवेश गति में होता है यानी कि किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उसमें आवेश इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन के गति कारण ही तो विद्युत धारा का प्रवाह होता है ना, है कि नहीं? तो इलेक्ट्रॉन अगर आवेश में रहता है, गति में अगर रहता है तो उसके चारों ओर आप जानते हैं कि जब कोई तार में करंट बह रहा है तो उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है, बोलो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। पढ़े हैं कि नहीं 10 क्लास में? आराम से पढ़े हैं है कि नहीं? तो कभी भी किसी तार से अगर विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा होता है तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, गोले गोले। राइट हैंड थंब ये सब पढ़े हैं ना, तो उसमें ना होता है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ये जो अंगुली हम लोग दिखाता है। तो ये चीज जब चुंबक के किसी तार के अंदर इलेक्ट्रॉन अगर प्रवाह कर रहा होता है तो उसके चारों ओर क्या होता है, एक फील्ड उत्पन्न होता है जिसको बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, यानी चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। और जब उस चुंबकीय क्षेत्र में दूसरा चुंबक लाते हैं तो उस आवेश पर एक बल लगता है जिसको बोलते हैं चुंबकीय बल कहते हैं, जिसको बोलते हैं चुंबकीय बल। अब डायग्राम से थोड़ा सा समझा देते हैं। क्या जी? हाँ हो भी सकता है, करता नहीं है, आराम से हो सकता है, उसको अनुभव होगा, उसके अंदर जो कण होता है उसके अंदर अनुभव होता है। अब देखो बहुत ज्यादा नहीं होता, थोड़ा अमाउंट में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। जैसे अभी क्या बोल रहे हैं कि ये दोनों अपनी ओर खींच रहा था कि सट रहा है, अनुभव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर कोई तार है इसमें अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है तो विद्युत धारा बह रहा है, इसको बहने से इसे चारों ओर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और जब यहाँ पे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया और यहाँ पे कोई एक दूसरा चुंबक लाइएगा तो इस पर रिपल्सन या फिर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, माने आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल इस इलेक्ट्रॉन पर लगेगा कि नहीं लगेगा? एक चुंबक दूसरे चुंबक के बीच में जब आता है तो कुछ चाहे तो सटता है चाहे तो हटता है कि नहीं? तो यही जो बल इसको महसूस होगा उसी को बोलेंगे चुंबकीय बल। फिर से बोल दे एक बार, किसी धारावाही चालक में मौजूद इलेक्ट्रॉन के गति के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है और उसी फील्ड में दूसरा कोई चुंबक लाया जाता है तो ये जो आवेश होता है एक बल का अनुभव करता है, जिस बल को हम लोग चुंबकीय बल कहते हैं। समझ में आया बात? इतनी था चुंबकीय बल, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे देखना है
कि जो विद्युत बल होते हैं वो आकर्षण वाला हो सकते हैं, आकर्षण या प्रतिकर्षण होते हैं कि नहीं होते हैं। लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है केवल आकर्षण बल होता है। वो ऐसा होता है कि दो को भगाने की कोशिश करता है कभी गुरुत्वाकर्षण बल नहीं। ये विद्युत बल आकर्षण बल भी हो सकता है, प्रतिकर्षण बल मतलब दूर भी भगाने की कोशिश कर सकता है। अगर सेम चार्ज रहेगा तो, अलग अलग चार्ज रहेगा तो सटाने की कोशिश करेगा यानी आकर्षण करेगा, सेम चार्ज रहेगा तो प्रतिकर्षण करेगा। लेकिन यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल रहता है, कुछ रहो अपनी ओर सटाएगा, ये खाली लेने वाला है, कुछ भी रहे बस आ जाओ, है कि नहीं। तो यहाँ पे आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों अनुभव होता है। तो चुंबकीय बल समझ में आ गया, विद्युत बल समझ में आया, दुर्बल बल समझ में आया, प्रबल समझ में आ गया। कोई दिक्कत आया किसी में? दिक्कत है तो बोलिए, फिर से बोल देंगे कौन चीज एक आध को। चुंबकीय बल समझ, विद्युत बल कहने गया, विद्युत बल, हाँ देखिए विद्युत बल होता है किसी दो आवेशित कणों के बीच लगने वाला बल विद्युत बल कहते हैं। किसी दो को कण आवेशित रहेगा, चाहे तो प्लस से आवेशित हो चाहे तो माइनस आवेशित, तो दो कण अगर आवेशित रहेगा उसी के बीच लगने वाला जो बल रहता है उसको विद्युत बल कहते हैं। अगर पॉजिटिव रहेगा तो प्रतिकर्षण महसूस होगा, उसको दूर भगाने की कोशिश करेगा। अगर एगो पॉजिटिव होगा और एगो नेगेटिव होगा तो क्या होगा, सटाने की कोशिश करेगा ना। तो इसी बल को हम लोग बोलते हैं विद्युत बल बोलते हैं। ठीक है, चलो तो ये चीज समझ में आ गया हम लोग को। अब थोड़ा सा कुछ और टॉपिक छोटा चलिए। देखिए एक अभिकेंद्रीय जो बल है एक आभासी बल है, महसूस केवल कर सकता है, देख नहीं सकता है। तो जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घूमता है, ऐसे गोल गोल घूमता है, गोलाकार चक्कर में ऐसे घूमता है, तो उस पर एक बल काम करता है सेंटर की ओर। अगर गोल रास्ता है गोल, तो वहां पे एक केंद्र होगा, कहीं बीच में होगा कि नहीं, केंद्र होगा। तो केंद्र होगा तो इस पे गोलो गोलो कोई चीज वस्तु घूम रहा है अगर, तो इसको केंद्र के एक बल कार्य करता है जिसको हम लोग बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल, जिसको हम लोग बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। जब किसी कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घूमेगा तो उसको ऊपर एक केंद्र की ओर बल कार्य करेगा जिसको बोलते हैं हम लोग अभिकेंद्रीय बल। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना, सेंटर की ओर जो लग रहा है इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स, है कि नहीं। पृथ्वी पे हम लोग मौजूद हैं तो हम लोग पर किधर की ओर बल लग रहा है, केंद्र की ओर बल लग रहा है। हम लोग क्या करते चाहता है जमीन कि हमको अंदर घुसा ले, अपना गोद में बैठा ले, कौन मैया नहीं है, सीता मैया नहीं है। तो जितना भी वस्तु है उस सबको पृथ्वी क्या चाहता है कि अपने केंद्र की ओर खींचना चाहते हैं। अगर ये पृथ्वी इतना बड़ा है तो इसका केंद्र यहाँ होगा, पृथ्वी बना देते हैं कि अंडा बना देते हैं जी, ठीक है। तो यहाँ पे सब वस्तु को अपनी ओर खींचना चाहता है, केंद्र की ओर होती है। ये भी क्या, कौन सा बल लगाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, बहुत ठीक से ना लिखने आता है काम को, अभिकेंद्रीय बल लगता है। तो ये समझ में आ गया कि जब कोई वस्तु केंद्र की ओर अगर वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उस पर जो बल लगता है उसको कहते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। हिंदी में उसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल, है ना। अगर कोई वस्तु पर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लगेगा तो वो वृत्ताकार पथ पर नहीं घूम सकता है ना। अगर इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स काम नहीं ना करेगा, अगर कोई हम लोग साइकिलें चलाते हैं, तो एक बार क्या होगा तो वो घुमाव रास्ता आता है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स काम नहीं करेगा तो हम लोग टेढ़ा रास्ता पर साइकिल नहीं चला सकते हैं, घुमाव रास्ता पर हम नहीं दौड़ सकते हैं, नहीं चल सकते हैं। तो वही सेंट्रीपिटल फोर्स केंद्र की ओर जो बल काम करता रहता है हमको बाहर भगाने से बचाता है। ठीक है, और इसी चीज को बैलेंस करने के लिए हम लोग साइकिल को झुका लेते हैं, इसे झुक जाता है साइकिल, मुड़ान पर तो नहीं झुक जाता है, केंद्र की ओर झुकता है कि नहीं झुक जाता है। कोई भी आदमी देखिएगा तो झुक जाएगा, इसे मुड़ान पर जैसे जाएगा ऐसे हल्का झुक जाता है ना। तो सेंट्रीफ्यूटल फोर्स के वजह से या अभिकेंद्रीय बल से वजह से हम भी जो मुड़ान वाला जो एरिया होता है उस पर हम लोग चल पाते हैं। अगर हम लोग सेंट्रीफ्यूटल फोर्स नहीं लगेगा तो हम लोग जो मुड़ान वाला एरिया, गोलाकार एरिया पर, जो गोलाकार रास्ता पर चलना चाहेंगे तो नहीं चल सकते हैं, ये भाग जाएगा बाहर, दूर चला जाएगा। हम लोग साइकिल से हैंडल घुमा ही नहीं सकते हैं,
मुड़ान पे, समझ में आया। तो एक केंद्र की ओर बल काम करता है जिसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। ठीक है, एक और बता देते हैं, अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल, अभी बहुत सारा बल है अब है, अब देखिए, एक तो बल कार्य किया जो सेंटर की ओर काम कर रहा है ना। अब दूसरा बल काम करेगा सेंटर से दूर वाला काम करेगा। अभिकेंद्रीय बल का जो फॉर्मूला होता है mv² बटे r, mv² बटे r। मतलब कहने का मीनिंग है कि m मतलब मास, वस्तु का मास जो वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है, मतलब द्रव्यमान। v माने कितना स्पीड से घूम रहा है, v हो गया। और ये r जो हो गया, ये केंद्र से त्रिज्या, केंद्र से त्रिज्या मतलब केंद्र से कितना दूरी पर घूम रहा है। तो यही होता है अभिकेंद्रीय बल। अगर रेडियस जितने ज्यादा दूर रहेगा, रेडियस जितने ज्यादा बड़ा रहेगा, उतने कम अभिकेंद्रीय बल लगेगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, इसको घटाएंगे तो ये बढ़ेगा। एग्जाम्पल दे दे हैं, देखो एगो ऐसा रास्ता है, अब एगो ऐसा रास्ता है, ठीक है, ये से कर दे, ठीक है, ऐसा रास्ता है, दो गो रास्ता है। तो यहां से यहाँ इसका आर कितना हुआ, तनिश हुआ। यहां से आर इसका बड़का को हो गया, ये बड़का को हुआ कि नहीं हुआ। तो इस पे जो हमको लगेगा कि अभिकेंद्रीय बल ज्यादा लगेगा, अभिकेंद्रीय बल ज्यादा लगेगा क्योंकि केंद्र से बहुत नजदीक है, ठीक है। इस पे अभिकेंद्रीय बल कम लगेगा क्योंकि केंद्र से ये दूर है। समझ में आया बात। तो यही चीज डिपेंड करता है। एग्जांपल ले लेते हैं, अगर बात कर लेते हैं कि मान लीजिए इसका वैल्यू ऊपरे वाला का 10 आया होगा, मान लीजिए 10, ठीक, इसको कुछ तो वैल्यू आएगा ना, गुना करेंगे तो मान लीजिए 10 अगर आया होगा, और आर जो यहाँ पड़ी है ये 2 मीटर है, अभी 10 मीटर है, ठीक। तो अगर इसके जगह हम 2 लिखेंगे तो हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कितना आया, 5। मतलब कि रेडियस अगर 2 था तो सेंट्रीपिटल फोर्स 5 आया। अगर इसी के जगह हम r बराबर 10 लिख दें तो 10 बटा 10 बराबर कितना होगा, 1। यानी कि रेडियस अगर ज्यादा हुआ बाबू, रेडियस अगर 10 रखें तो सेंट्रीपिटल फोर्स कम आया, माने r के वैल्यू अगर ज्यादा रहेगा तो ये F सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू कम आएगा। वही अगर r के वैल्यू कम हुआ, 2 सेंटीमीटर 2 मीटर हुआ, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू 5 हुआ कि नहीं हुआ। तो इसका फॉर्मूला होता है mv² बाई r। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो केंद्र से दूर भगाना चाहता है, ये तो अंदर की ओर खींचा ना, अब लेकिन अब केंद्रीय बल होगा वो दूर भगाना चाहेगा, केंद्र से किधर, बाहर फेंकना चाहेगा, ठीक है। एक बल जो होता है केंद्र की ओर अपना और खींचना चाहता है, एक और बल होता है वो केंद्र से दूर भगाना चाहता है। जो दूर भगाने की कोशिश करेगा उसको बोलेंगे हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि अपकेंद्रीय बल कहेंगे। दूर भगाने वाला अपकेंद्रीय बल, भीरू सटाने वाला अभिकेंद्रीय बल। इंग्लिश में बोले तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। सेंटर से दूर सेंट्रीफ्यूगल, सेंटर की ओर सेंट्रीपिटल, ठीक है। तो ये चीज हम लोग का पढ़ना था, है ना। अब अपकेंद्रीय बल की बात हो गया, है ना, जो केंद्र से हमें दूर भगाता है। जैसे एग्जांपल अगर बात कर लेते हैं कि पंखा पर भी धूल कण की बात किए थे हम लोग। पंखा पर अगर धूल कण रहता है और उसको नचा देते हैं तो पंखा का धूल कण कहाँ होता है, दूर भागता है पंखा। या फिर टेप अगर रख दिए, गलती से वायरिंग कर रहे हैं पंखा वाला और टेप गलती से रख दिए अगर पंखा के डैना पर, तो नचेगा तो टेप कहाँ हो जाएगा, दूर भाग जाता है। किसके वजह से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। मक्खन निकालते हैं ऐसे हंडिया में से, ऐसे करते हैं, दही को करते हैं तो मक्खन ऊपर छहला जाता है, बाहर निकलने लगता है ना। किसकी वजह से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, मक्खन का निकलना, ठीक है। तो ये चीज जो होता है ये भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से होता है। और इसका फॉर्मूला होता है m⍵²। इसका जो फॉर्मूला होता है m⍵² इंटू r। अब ओमेगा बताइए क्या होता है, थीटा बटे टी। उसको क्या बोलते हैं, ओमेगा को कोणीय चाल कहते हैं, है ना।
ओमेगा को क्या बोलते हैं? एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय चाल या फिर कोणीय वेग, दोनों में से कुछ कर सकते हैं ना। तो ये ओमेगा होता है कोणीय वेग जो हो गया, ये कोणीय वेग, ये द्रव्यमान हो गया जो वस्तु वृत्ताकार पथ पर घूम रही है, और ये त्रिज्या हो गया कि वस्तु जो वृत्ताकार पथ पर घूम रही है कितना दूरी है केंद्र से, है ना। तो चलो इतना सारा हम लोग बहुत सारा बल की बातें पढ़ लिए, थोड़ा सा और बल है, बात कर लें हैं? हाँ, तो इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ाते हैं। अभी तो समझिए कि 50 में बल होगा, ठीक है, लेकिन कुछ और बाद में कभी बताएंगे, लेकिन अभी चलो जितना चलेगा उतना चल देते हैं। अब 13 नंबर में बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स का नाम सुने हो? बैलेंस कब सुन लिए जी? बैलेंस मतलब क्या? बैलेंस मतलब हिंदी में क्या बोल सकते हैं? संतुलित बल। हाँ, संतुलित बल। संतुलित बल, संतुलित बल क्या होता है कि अकेले संतुलित बल नहीं लगता है, जब भी लगेगा तो एक से अधिक लगेगा। अगर मान लीजिए अगर इस हम खड़ा है बीच में, इधर से कोई मुझे धक्का दे रहा है 10 न्यूटन से, तो इधर से कितना बल लगेगा कि हम पे कोई प्रभाव ना पड़े? तो 10 न्यूटन इधर से भी लगेगा तो इधर वाला क्या हो जाएगा? संतुलित बल हो जाएगा, ठीक है। तो संतुलित बल समझ में आया कि संतुलित बल की वजह से कोई वस्तु अपने इनिशियल पोजीशन में रहना चाहता है, पुराने अवस्था में रहता है, जैसे रहता है पहले था वैसे ही रहना चाहता है संतुलित बल की वजह से। अगर कोई इधर से धक्का 10 न्यूटन देगा, इधर से धक्का 10 न्यूटन देगा, तो क्या हो जाएगा? बैलेंस रहेंगे, बॉडी बैलेंस रहेगा, ना इधर जाएंगे ना इधर जाएंगे, है कि नहीं? तो इसको होगा संतुलित बल। इसके बाद हम बात कर सकते हैं असंतुलित बल, है कि नहीं? 14 नंबर में कर लेते हैं असंतुलित बल। देखिए असंतुलित बल क्या होगा कि जब इधर से कोई हमें 10 न्यूटन का बल लगा रहा है और इधर से 15 न्यूटन का बल लगा रहा है, तो हम कने भागेंगे? इधर भागेंगे, भागेंगे कि नहीं? इधर से 10 लगा रहा है, इधर से 15 लगा रहा है, तो ज्यादा इधर से ना हुआ, तो हम जिधर से 15 वाला लगा उधर भागेंगे। तो जो 15 न्यूटन वाला बल जो होगा वो असंतुलित बल होगा। कितना न्यूटन से हम इधर भागेंगे? 5 न्यूटन से। क्यों? कि 10 न्यूटन से इधर लगा रहा था, 10 न्यूटन तो इधर संतुलित करने में लग जाएगा, तो 5 न्यूटन से ना भागेंगे इधर, 5 न्यूटन नहीं इधर बल लगेगा, तो 5 न्यूटन जो क्या हो जाएगा? असंतुलित बल हो जाएगा। बहुत इजी नहीं था संतुलित असंतुलित, है ना। अब थोड़ा सा पढ़ते हैं रिजल्टेंट फोर्स, माने समतुल्य बल। यहाँ कहां तक देख रहा है नीचे जी? देखे तो नहीं, अरे दिख रहा है, मतलब यहाँ दिखेगा 17 क्या नंबर है? 15, मतलब समतुल्य बल। समतुल्य बल, देखिए समतुल्य बल क्या होता है? जितने बल हमारे बॉडी पर लगेगा सबको अगर जोड़ देंगे तो हो जाएगा समतुल्य बल, है ना। समतुल्य प्रतिरोध नहीं पढ़े हैं श्रेणी क्रम में? समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक क्या होता है? अगर वही समानांतर क्रम होता है तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है? होता है कि नहीं? तो समतुल्य मतलब क्या? सभी बलों को अगर जोड़ देते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग समतुल्य बल कहते हैं। और सजनी जो है वो लिखने के चक्कर में कुछ सुन नहीं पाएगी, लगता है। सुन पाओगे जी? क्यों लिख रही हो? तो क्या हो गया? ये संतुलित बल असंतुलित बल। यहाँ पे समतुल्य बल मतलब क्या होता है? जितने सारे किसी पॉइंट पर, किसी बॉडी पर, किसी कण पर जितने सारे बल लगते हैं, अगर सबको अगर जोड़ दिया जाए तो उसको बोलेंगे हम लोग समतुल्य बल। एक एक लाइन में, बहुत इजी नहीं है। अच्छा, समतुल्य कौन मिटा दिया था जी? इसके बाद है टेंशन फोर्स, माने तनाव बल। तनाव, देखिए जब किसी हम लोग कोई लोहा को कोई भारी सामान पे किसी रस्सी से लटकाते हैं तो उस रस्सी में क्या होता है? तनाव उत्पन्न होता है, टेंशन उत्पन्न होता है, उसको टेंशन होने लगता है, मतलब उसको तनाव होने लगता है। टेंशन मतलब क्या? तनाव। तो किसी भारी चीज को अगर रस्सी से लटकाते हैं तो उस पर एक बल लगता है, तो तनाव बल, जो रस्सी होता है उस पर एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं हम लोग टेंशन फोर्स कहते हैं, जिसको या फिर हिंदी में बोलेंगे तो तनाव बल, ठीक है। टेंशन मतलब तनाव। एक है स्प्रिंग का फोर्स होता है, स्प्रिंग। स्प्रिंग वाला जो बल होता है
वो क्या होता है कि किसी वस्तु को अपनी ओर खींच कर रखना चाहता है या फिर उसको धकेल करके रखना चाहता है। इसमें भी स्प्रिंग में एक बल होता है, उसके बारे में स्प्रिंग के बारे में कभी पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि देखिए जो बाइक के शॉकर जो होता है आगे वाला हम देखते हैं कितना ऊंचा से कूदा दीजिए चाहे प्लेन पर चलाइए पत्ते नहीं चलता है, चोट लगता है। और वही साइकिल पर किसी को बैठा के चला दीजिए तो फिर कहेगा कि ना ना हम कभी नहीं बैठेंगे पीछे कहेगा ना हम साइकिलें चलाएंगे। होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो अगर वही साइकिल में स्प्रिंग लगा रहता तो शॉकर वाला काम करता तो ना हम नहीं चलाएंगे हम बैठेंगे। लेकिन साइकिल में तो स्प्रिंग लगा ही नहीं रहता है, शॉकर लगा ही नहीं रहता है, तो इसलिए पीछे वाला को बहुत तकलीफ होता है बैठने वाला को अगर कुछ अति ब्रेकर से कूदा दिया स्पीड में तो फिर मुश्किल बहुत दिक्कत होता है उसको, है कि नहीं। तो ये स्प्रिंग वाला बल होता है, वो किसी चीज को धकेल करके ऊपर रखता है या फिर खींच करके अपनी ओर रख ले रहता है, ठीक है। तो इतना सारे बल बहुत सारे पढ़ लिए। अभी बहुत सारा होता है कि कंकरेंट बल होता है, कंकरेंट फोर्स होता है, कोप्लानर, ये सब बहुत सारे बल होते हैं, लेकिन उस सब की बात नहीं करेंगे, क्लास कर देंगे अब समाप्त, ठीक है। तो चलो बंद करते हैं अब।